पारस अज़निमरा अहमद किस्त नंबर 19। पारस के कमरे में तारीकी थी। बालकनी की तरफ खुलते फ्रेंच विंडोज के आगे पर्दे लटके हुए थे, सो चांद की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। वो वहीं कुर्सी डाले फोन कान से लगाए सर हिलाती कह रही थी, मैंने आपकी बात पूरी सुने बगैर फोन रख दिया था। मैं समझी वो सवेरा होंगी, मगर वो शकील था। शकील वो दुबई से क्यों आया? हैरियत इन्हें तशवीश गुजरी। पारस ने गहरी सांस खारिज की। हैरियत होती तो ना आता, इसे पैसे चाहिए हैं, मगर ये वाहिद वजह नहीं होगी। वो बगैर किसी बड़े मकसद के सब छोड़ छाड़ कर इधर नहीं आ सकता। खैर, मैं जल्द मालूम कर लूंगी वो क्यों आया है। और सवेरा, इनसे मुलाकात के बारे में क्या सोचा है? मुझे मालूम है मुझे इनसे क्या कहना है, आप फिक्र मत करें। मैंने सवेरा और फैजान के बहुत अरसा इंतजार किया है, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई और अब्दुल बाबा नमूदार हुए। पारस ने मुड़कर इन्हें देखकर अंदर आने का इशारा करके फोन में बोली, ओके तनवीर साहब, जल्द मुलाकात होती है। फोन रखकर वो बाबा की जानिब मुतवज्जा हुई। होटल से भाई साहब आए हैं, कुछ कागजात आपको दिखाना है। इस वक्त वह हैरान हुई और बाहर फैलती रात को देखा। फिर इसे बिठाने का कहकर थोड़ी देर बाद लॉन में आई तो कुर्सी पर कुछ फाइल्स देखता फाइज एहतरामन उठ खड़ा हुआ। सॉरी मैम, काफ़ी देर हो चुकी है, मगर ये कुछ अहम फैक्ट्स थे, अभी मसूल हुए, मुझे आपसे डिस्कस करना था, ताकि सुबह होते ही पहला काम इन पर अमल दरामद का करूं। इसके बैठते ही फाइज ने खड़े खड़े झुककर सब कागज मेज पर फैलाए। लॉन में लगे पोल्स की रोशनी मुताले के लिए काफ़ी थी। वो दोनों इसको डिस्कस करने लगे। 15 मिनट हुए थे कि गेट पे एक कार रुकी। दरवाजे खुले बंद होने की आवाज़ पर फारस सर उठाकर देखने लगी। उठी नहीं। इसके अकब में खड़े फायज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दार आई। पहले तनवीर साहब आते दिखाई दिए। पारस को देखते हुए उन्होंने होले से सर को जंबिश दी। पारस ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फिर इनके पीछे सवेरा नजर आई, वही मगरूर नहूद बड़ा अंदाज, गहरी चुपती निगाहें जिनके मुतालिक इसने सुन रखा था। वो लम्हे भर में इन्हें पहचान गई। अगर इसे मालूम ना होता कि वो सवेरा है तो शायद तब भी पहचान जाती। ये इसका जाती ख्याल था। इसने सवेरा के अकब में देखा, फिजान नहीं था। यकीनन वो भी ऐसा ही दिखता होगा, इसको भी वो पहचान लेगी। तनवीर साहब करीब आए तो वो उठी, हल्की से इस्तकबालिया मुस्कुराहट और आंखों में छाया सर्दपन लिए वो हमेशा की तरह पुरकशिश लग रही थी। सवेरा ने इसके सामने आकर ऊपर से नीचे से देखा। सीधे बाल, खूबसूरत आंखें, शाल कंधों पर लपेटकर आगे बाजुओं पर एक शान और तमकनत से डाले, कानों में बड़ी बड़ी सिल्वर बालियां पहने वो वैसी ही थी जैसी फैजी ने बताया था, मगर इसने ये नहीं बताया था कि वो खूबसूरत थी। सवेरा कोई शातिर सूरत और तेज तरार से चेहरे वाली लड़की की तवक्का कर रही थी। वो कि ये भी बेवकूफ़ नहीं लगती थी, समझदार बल्कि अक्लमंद लगती थी, मगर इसकी खूबसूरती ने इसके चेहरे को मनफी तासुर नहीं देने दिया। वो सहर अंगेज थी। वो बिलाशिबा इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी सहर अंगेज थी। मिसिस पारस रिजवान हयात, मिसिस सवेरा असजद। तनवीर साहब ने आमने सामने खड़े दोनों ख्वातीन का तारुफ करवाया। दोनों इनकी तरफ मुतवज्जा हुए बगैर एक दूसरे की आंखों में देखती रही। सवेरा की निगाह में चुभन थी, जबकि पारस की आंखें सर्द मुस्कुराहट से लबरेज थी। वेलकम मिसिस असजद, मुझे खुशी है कि 6.5 माह में आपको ये घर मिल ही गया। पारस के लबों पर अल्फाज निकले ही थे कि तनवीर साहब ने हैरत और घबराहट से इसे देखा, जैसे इन्हें इसके पहले ही फिक्रे में सवेरा की अब तक यहाँ ना आने पे हूट करने की तवक्का नहीं थी। जी, आपने तो इस घर को बहुत छुपा कर रखा था, मगर हमने ढूंढ ही लिया। वो भी मुस्कुराई। वैसे घर अच्छा है आपका, अलबत्ता मुझे समझ नहीं आई कि मरी में हमारा घर होने के बावजूद भाई जी ने आपको लैता कर क्यों लेकर दिया। फारिस धीरे से हंसी। फाइज ने बेहतारी से देखा। वो बहुत कम हंसती थी, या शायद चंद एक बार ही हंसी थी। असल में रिजवान जब भी अपने लिए घर बनाते इस पे लोग कब्जा कर लेते थे, सो इन्होंने छुपा कर घर लिया ताकि ना किसी को पता चले, ना कोई इसके निगलने की कोशिश करे। और एक घर साथ ही पारस ने पलटकर घर को देखा। पारस की तरफ इसका चेहरा हुआ तो इसने एहतरामन सर झुका दी, मगर पारस बंगले को ही देख रही थी। ये घर मुझे बहुत पसंद था, उन्होंने शादी के गिफ्ट के तौर पर मुझे ये दिया था। वो गर्दन मोड़े बंगले को देख रही थी। बंगला तारीकी में मसनूई रोशनी से जगमगा रहा था। एकदम से इसकी मुड़ी गर्दन सीधी हो गई। वो खिड़की से बैठी नजर आने लगी। खुले बाल बंद गए, तारीकी रोशनी में बदल गई। बंगले के फ्रंट की वजह इसके सामने बंगले की बैक साइड आ गई। वो जंगल के सीधे पे दरख्तों के बीचों बीच पत्थर पे बैठी थी। घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाया वो इस बंगले को देख रही थी। वो सामने जरा दूर नजर आ रहा था, यूं जैसे आबादी से दूर किसी जन्नत में एक खूबसूरत सा मस्कन हो। आपने बताया नहीं आपकी वालदा ने क्या कहा? अकब में आती आवाज पर वो डर कर एकदम उठी। पीछे रिजवान खड़े थे, हमेशा की तरह बावकार, पुरएतमाद और मेहरबान। इन्हें देखकर इसकी रुकी सांस बहाल हुई, मगर फिर फौरन ही इनका रोब छुप छाने लगा। सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला आपका बाय जब आप वॉक से थक कर इधर बैठ गई थी। उन्होंने ट्रैक सूट की जेबों में हाथ डाले खड़े आईब्रो से पत्थर की तरफ इशारा किया। यानी वो इतनी देर से इसे देख रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। इसने फिर कहा, बजा वो घर है, आप इसको बहुत तवज्जो से देख रही थी। उन्होंने घर को देखते हुए कहा। पारस ने मुड़कर देखा, फिर सर झुका दिया। मैं रोज इस जंगल में वॉक करती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि इसके अख्ताम पर किसी का घर भी होगा। ये इस घर की बैक है, इसका फ्रंट मेन रोड पे है। ओह, इसके लब मुस्कुरे।
आपको अच्छा लगा? पारिस ने निगाहें उठाकर इन्हें देखा। मुझे घर बनाने की ख्वाहिश नहीं। क्यों? ये मायूस कुन रवैया हमारी रिसेप्शनिस्ट पे सूट नहीं करता। उन्होंने शाकी नजरों से देखते हुए नफी में सर हिलाया, फिर पत्थर पे बैठ गई। साथ ही दूसरे पत्थर की तरफ इशारा किया। पारस ने देखा वो इस पत्थर पे नहीं बैठी थे जिस पे वो पहले बैठी थी। उन्होंने इसकी जगह इसके लिए संभाल कर रखी थी। अभी ड्यूटी टाइम नहीं है सर, अभी मैं आपकी रिसेप्शनिस्ट नहीं हूँ। वो गहरी सांस लेते हुए बैठी। ये मेरी बात का जवाब नहीं है सर, मुझे पता है मेरी अम्मी मेरी शादी कभी नहीं करेंगी। मैं इनका कमाने वाला बेटा हूँ, वो मुझे कभी खोना नहीं चाहेंगी। कम से कम 1 डेढ़ साल तो आप अपनी तनख्वाह महफूज कर सकती हैं। क्या आपने इनसे कहा जो मैंने कहने को कहा था? इन्हें वो सवाल याद आया जो उन्होंने आते साथ किया था। जी, और वो धोखा खा भी गई। मगर सर, तनख्वाह वाहिद चीज़ नहीं जो मेरी मदद कर सके। दरअसल मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। मैं एक नाकाम इंसान हूँ, बुज़दिल और नाकाम। इसलिए मैंने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया है। वो सामने दरख्तों के साए में खड़े खूबसूरत घर को देखते हुए कह रही थी। सुरमई पत्थरों का घर, सरसब्ज रंग, नीला आसमान, कुदरत का बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन। हर एक्सप्लॉइट होने वाला शख्स यही कहता है। पारस, आपको लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब आप इनको इजाजत दें। आप खुद जरा सी मजबूत बन जाएं तो कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। पारस ने उदास मुस्कुराहट के साथ चेहरा इनकी तरफ मोड़ा। वो धीमी अपनाइत बड़ी मुस्कुराहट से देख रहे थे। ये वो शख्स कह रहा है जो खुद रोज एक्सप्लॉइट होता है। मेरी उम्र गुजर चुकी है, मैं आप यहाँ आज या कल मर जाऊंगा, मगर आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। इस तरह आप मुझे मजबूत बनने का दर्ज देते हैं, मगर जिस दिन आप खुद मजबूत बनेंगे, इस दिन मैं भी बन जाऊंगी। वो अब कदरे आरामदेह अंदाज में बोल रही थी। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि कोई आपका इस्तेमाल भी कर सकता है। वो हल्का सा हंसे। वो हंसते हुए बहुत अच्छे लगते थे। दिल में एहतराम पैदा होता, अपनायत सी होने लगती। मैंने शादी नहीं की, जानती हो क्यों? पारस की आंखें हैरत से फैली। ओह, मैं समझी आपके बच्चे मुझसे भी बड़े होंगे। अभी आप मेरी रिसेप्शनिस्ट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे बूढ़ा कहें। वो पुरलुफ्त अंदाज में बोले। वो बेसाता हंस दी। मेरी बहन ने मेरी शादी कभी नहीं होने दी। 9 उम्री में एक मंगनी हुई थी कजन से, फिर अचानक खत्म हो गई। जानता हूँ कि सवेरा ने खानदान में कुछ बातें करके रिश्ता तुड़वाया था, मगर इस वक्त मैं नौजवान था, स्ट्रगल कर रहा था, मुझे परवाह नहीं थी। 30 से ऊपर का हुआ तो शादी का सोचा, बहुत जगह रिश्ते की कोशिश की, मगर हर दफा बात खत्म हो जाती। फिर एक दोस्त की बहन थी निदा, बहुत अच्छी लड़की थी, वो रिश्ता हो गया। इसलिए कि दोस्त से खुद बात कर ली। सवेरा पे छोड़ता तो कभी ना हो पाता, मगर चंद महीने बाद मेरी बहन भाई ने इसे बेचारी पर इल्जाम लगाकर रिश्ता तोड़ने का कहा। मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। वो हक तक से सुन रही थी। ये इसकी उम्मीद और तवक्का से बढ़कर था। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे इस पर शक था। उन्होंने दूर नजर आते घर को देखते हुए नफी में सर हिलाया। चेहरे पर सोगवारियत थी, बल्कि इसलिए जब मैं इतना मजबूत था ही नहीं कि निदा को हर मिला सही और सवेरा को गलत कह सकूं, तो मुझे इस लड़की से शादी करके इसे सजा देने का हक नहीं था। नहीं सर, आपने गलत किया। आपको डर जाना चाहिए था। पारस, मैंने ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे कुछ हर्ष करना है, बल्कि इसलिए कि आपको ये समझा सकूं कि निदा के बाद मैं कभी शादी नहीं कर सका। 10-12 साल हो गए इस बात को। मैंने गलती की कि मुझे इसके लिए फाइट करना चाहिए था। मुझे रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए था। आप भी वही गलती कर रही हैं। जो लोग अपने बहन भाइयों के लिए कुर्बानी देते हुए शादी नहीं करते, वो गलत करते हैं। मगर सर, इसने इख्तलाफ करना चाहा, मगर सारे दलाइल भूल गए। दलाइल तो शायद कभी थे ही नहीं। वादा करें मुझसे, नहीं खुद से, आप मुनासिब वक्त पे शादी जरूर करेंगे, और अगर आपने ये वादा पूरा किया तो ये घर, उन्होंने सामने वाला घर की तरफ इशारा किया, ये मैं आपको शादी के गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा। ये आपका है। वो हैरान हुई। नहीं, मगर इसके फ्रंट पर ब्राई फ्रोथ का इश्तार जरूर लगा है। बोले, आपको शादी का गिफ्ट चाहिए? या इन्हें मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे। पारस उदासी सी मुस्कुराई, इनको देखते गई। इसकी आंखों में सोगवारियत थी। हल्के से स्वाह में सर हिलाकर इसने घर के सिंदूर देखा जो लम्हे भर बाद ही रोशनी से अंधेरे में डूब गया। बैग की जगह फ्रंट सामने आ गई। इसके इर्द गिर्द से दरख्त, पत्थर, रिजवान गायब हो गए। वो बैठने से सीधी तमकीनत से खड़ी हालत में आ गई। पारस ने गर्दन वापस मोड़ी। अंधेरे लान में सवेरा और तनवीर साहब इसके सामने खड़े थे। फाइज पीछे था। लगता है बहुत महंगे तोहफे वसूल करने की आदत है आपको। इसकी पिछली बात सवेरा को झुलसा आ गई। जब भी मुस्कुराकर तंजिया बोली, महंगे नहीं, कीमती। वो भी मीठा सा मुस्कुराई। वैसे आपने भी अभी तक मुझसे मेरे शौहर के इंतकाल की ताज़ियत नहीं की। सामने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए पारस उठी बैठी। इंतकाल या कत्ल में अभी फैसला नहीं कर सकी कि मुझे अफसोस किसका करना है, सवेरा ने शिस्त संभालते हुए बोली, और पारस वैसे भी मुस्कुराती रही। तनवीर साहब सवेरा के कम में खड़े रहे। फाइज पारस के दाएं हाथ खड़ा था। दोनों खामोश तामे थे। आपको क्या लगता है, मुझे तो ये हादसाती मौत नहीं लगती? क्या इसीलिए आप इनके जनाजे में शरीक नहीं हुई थी? पारस चुभते हुए लहजे में बोली। सवेरा की मुस्कुराहट मध्यम हुई। पेशानी पर बल पड़ा। तनवीर भाई ने बताया तो होगा कि मेरे पेपर्स में मसला हो गया था। मुझे हाल ही में ऑस्ट्रेलियन शोहरियत मिली है। इस वक्त आना नामुमकिन था। तरजीहात की बात है मिसेस असजद, वरना भाई का जनाजा ऑस्ट्रेलियन शोहरियत से ज्यादा अहम नहीं होता। पारस इसी तरह मुस्कुरा रही थी। फायजा निगाहों में सवेरा को ठंडा रहने का इशारा किया। उन्होंने बमुश्किल लफ्ज किया,
भाई जी से मेरा खून का रिश्ता है पारस साहिबा, ये भी नहीं खत्म हो सकता। आपके 3 लफ्जों का रिश्ता था जो 3 लफ्जों से खत्म हो सकता है। आप अजय साहब को नहीं लेकर आई। इनकी बात खत्म हुई तो वो बोली, नहीं, वो बच्चों के पास ऑस्ट्रेलिया में है, हैरियत है, आपने इन्हें मुझसे अलग रहने दिया, वो भी इतने दिनों के लिए। और अगर उन्होंने 3 लफ्जों का रिश्ता खत्म कर दिया तो हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। वाइस ने के बार बार ना करने के बावजूद सवेरा जब्त खो बैठी और गुस्से से बोली। पारस ने हल्के से शाने उचका दिया। अच्छा, और अंदाज यूं था कि गोया यकीन ना आया हो। सवेरा ने फिर खुद पे काबू पाया, गुफ्तगू का रुख मोड़ा। आपने भाई जी की मौत की तफ्तीश क्यों नहीं करवाई? वो मेरे सामने सीढ़ियों से गिरे थे। बहुत एतमाद से पारस ने फिक्रा अदा किया, मगर 2 हिस्सों में। मैं हर चीज़ की गवाह हूँ, मुझे तफ्तीश की क्या ज़रूरत, मगर हमें है, और हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें आपकी इस कहानी का यकीन नहीं है। जी, मैं पूछने ही लगी थी आपके इस हम के मुतालिक। पारस का चेहरा खुल उठा, जैसे इसको कुछ याद आया हो। फिजान नहीं आया। कब में खड़ा फिजान बिना तासुर के मुअद्दब सा खड़ा मेज को देखता रहा। तनवीर साहब का चेहरा भी बेतासुर रहा। सवेरा ने भी हत्तिल मकदूर कोशिश की फैजी को देखे बगैर जवाब दे। नहीं, वो नहीं आया, इसके भी पेपर्स का मसला होगा। पारस ने जैसे मुस्कुराहट छुपाई। अंदर लाउंज की खिड़की से वो दूर खवातीन आमने सामने बैठी और 2 मर्द इनके अकब में खड़े नजर आ रहे थे। वो दूर थे, इनकी गुफ्तगू की आवाज यहाँ तक नहीं आई थी। शकील गहरी नजरों से इनको देख रहा था। तो वाकई नहीं जानती अम्मी की ये औरत कौन है? बोला तो है नहीं जानती। लड़का तो होटल में काम करता है और ये मोटा वाला बुढ़ा रिजवान हयात का खास आदमी था, मगर औरत का नहीं पता। सोफे पर बैठी फिरोजा माई झिंझला उठी। शकील जवाब देने के लिए मुड़ा तो ट्रॉली घसीट कर बाहर ले जाते अफजल बाबा को देखा। ए बाबा जी, इसने नहूत से पुकारा। जी साहब। अब्दुल बाबा ने रुककर इसे देखा। ये बाहर कौन आया है? रिजवान साहब की बहन है सवेरा बीबी, ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, कहकर वो ट्रॉली आगे ले गए। शकील और फिरोजा ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा। बस तू बैठकर इंसानियत के सबक याद करती रह, वो इस बुड्ढे के रिश्तेदार आकर होटल ले उड़ेंगे। वो दबे लफ्जों से गुस्से से बिद बदाता इसकी साथ आकर बैठा। फिरोजा माई बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। सोच ले अम्मी, पारो के बाद कुछ नहीं रहना। इससे पहले कि ये लोग मुकदमा वगैरह करें, हमें पारो को रास्ते से हटाकर सब बेच बाच कर सारा पैसा लेकर मुल्क से निकल जाना है। समझ आई या नहीं? वो जिद होकर बोला तो फिरोजा माई ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। अलबत्ता इसके अंदाज में वाज़ेह तामिल था। अफजल बाबा ट्रॉली लेकर मेहमान और मेजबान के करीब आ रहे थे जब उन्हें पारस को कहते सुना, इसके भी पेपर्स का मसला होगा। नहीं, मैं कुछ बीमार था, वो स्पाट लहजे में बोली। अफजल बाबा चाय निकालने लगे। अच्छा, क्या हुआ इसे? वो मसनूई मजाक उड़ाती फिक्रमंदी से बोली। और क्या, वो 6 माह से बीमार है, जो भाई के जनाजे में भी नहीं आया। सवेरा ने मुश्किल पहलू बदला। वो जब्त नहीं कर पा रही थी और फिजान मुसलसल इनको निगाहों में चुप रहने का इशारा कर रहा था। इस हालत में वो अफजल बाबा का सलाम और चाय नजरअंदाज करके पारस को जवाब देने लगी। इस वक्त वो किसी लीगल मसले में फंसा हुआ था, अमेरिका से बाहर नहीं जा सकता था। बल्कि भाई जी के इंतकाल वाले दिनों में तो वैसे भी न्यू जर्सी गया हुआ था। इसको इतला देर से मिली, कहकर उन्होंने तनवीर साहब को देखा, जिन्होंने इस बार में सर हिलाकर गोया तायद की। पारस मुस्कुराई। अफजल बाबा अब खामोशी से चीजें आगे रख रहे थे। अच्छा, तो ये कहा था इसने आपसे? क्या मतलब? सवेरा के आईब्रो हैरियत से उठे। मतलब ये मिसेस सवेरा कि शायद आप अपने दोनों भाइयों को अच्छे से नहीं जानती। जिस तरह रिजवान के साथ ये हादसा पेश आया, इस रात फैजान यही था, इसी शहर में, इन्हीं गलियों में। फाइज ने बुरी तरह चौंक कर पारस को देखा, मगर वो सवेरा को देख रही थी, जो कुछ हैरान थी, मुताज्जब थी, बेयकीन थी। अफजल बाबा तक शशदर रह गए। तनवीर साहब बेतासुर रहे। नहीं, फैजान अमेरिका में था, इन्हें इसने मुझे खुद बताया था। साथ ही सवेरा ने पहले तनवीर साहब को फिर फायज को देखा। वो खुद भी शॉक्ड लग रहा था। अफजल बाबा जा चुके थे। अगर इसकी याददाश्त खो गई तो इसे बता दीजिएगा कि पारस को अच्छी तरह याद है वो इस रात कहाँ था। ये भी कहिएगा कि पारस इसका 6 महीने से इंतजार कर रही है। अगर वो अपने भाई जी के लिए नहीं आए तो अपनी अमानत लेने जरूर आए, वो जो मेरे पास छोड़ गया था। फाइज अब तक यकटक आपस पारस के सर की पुष्ट को देख रहा था, जैसे समझ ना आ रहा हो कि वो क्या कह रही है। सवेरा की साड़ी, अकड़, सारा क्रूफर, गुस्सा सब जा की तरह बैठ चुका था और वो फिजान का दिफा करने के मजीद काबिल नहीं रही थी। कैसी अमानत? बस 2 लफ्ज बोल पाई। पारस जवाब देने भी ना उठी और अंदर चली गई। लाउंज में कदम रखा तो सर जोड़ कर बैठे खुसर फुसर करते माँ बेटा बेहतियार सीधे हुए। वो इन्हें देखे बिना ऊपर चली गई। इसके अंदर गायब होते ही सवेरा ने फाइज को देखा। तुम इस वक्त पाकिस्तान में थे? वो तेज लहजे में बोली। हाँ, मगर इसको कैसे पता? इसने बेख्तियार तनवीर साहब को देखा, जिन्होंने गहरी सांस लेते हुए नफी में सर हिलाया। मैं खुद नहीं जानता, गोया अपनी बेगुनाही साबित की, और तुमने मुझे नहीं बताया। तुम फैजी, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? सवेरा आपा की आंखों में बेयकीनी थी, दुख था। नहीं, आप अभी तो आई हैं, मैं सामने बैठकर बताने वाला था, सोचा रात को बताऊंगा, मगर और तुमने इसको क्या दिया था जो वो लेने गई है? कुछ नहीं, मैं तो इससे मिला भी नहीं था। मैं नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूँ।
इसने बेबसी से इनको देखा। वो मज़ीद एहतजाज नहीं कर सकता था, वरना दूर से देखने वाले को शक पड़ जाता कि वो एक-दूसरे को जानते हैं। जब भी पारस बाहर आती दिखाई दी, इसके हाथ में कुछ था। फ़ाइज़ ने खुद को कंपोज़ किया और पारस की तरफ देखा। मैम, मैं मज़ीद मुदाखलत नहीं करना चाहूँगा। क्या हम सुबह में आप ठहरें, मिसेस असजद बस जाने वाली हैं। हाथ उठाकर इसे खामोश कराती वो आपा के सामने आई और बैठने की बजाय खड़े-खड़े मेज़ पर कुछ रखा। लॉन में मौजूद तीनों अफराद ने इस चीज़ को देखा। वह एक धुंधले शीशे का टुकड़ा था। फ़ाइज़ ने ना समझने वाले अंदाज में पारस को देखा, फिर सवेरा को। ये क्या है? अपने भाई को दे दीजिएगा। वो इसे पहचान लेगा, मुझे यकीन है कि वो भी जल्द ही ताज़ियत करने आएगा। ये देखने के बाद शायद मज़ीद ताहीर ना करे। वो मुस्कुराकर यूँ कह रही थी जैसे ये आखिरी बात हो। अब मज़ीद वो इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सवेरा ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में शीशे का टुकड़ा उठाया और खड़ी हो गई। पारस को बेबसी, गुस्से और चंभे से भरी निगाहों से देखकर वो मुड़ गई। जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? इसने कुर्सी पर बैठे हुए सामने इशारा किया। फ़ाइज़ गायब दिमागी के आलम में इसके मुकाबले बैठा और अपने कागज़ात फैलाए। इसके अंदाज में वाज़ह सुस्त रवि दर आई थी। वो यकीनन कुछ और सोच रहा था।